हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 8 ऑफ MSOE 002। हाँ जी, हम 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। आपको सारी वीडियोस वन प्लेस में मिल जाएंगे ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो फॉर योर एग्जाम्स, राइट। एंड ऑल्सो मैं एक इंपॉर्टेंट टिप्स की भी वीडियो का लिंक डाल दूंगी ताकि आपको आइडिया हो कि आप कैसे आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ, राइट। ऊपर अभी आ रहा होगा लिंक उस वीडियो का, इंपॉर्टेंट टिप्स वाली का, या फिर इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करके चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली कमेंट रिप्लाई करके भी आपको लिंक सेंड कर दूंगी, यू कैन कमेंट भी। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमें बात करनी है व्हाट आर द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले हमने अफ्रीका के बारे में बात की थी, अब हम देखते हैं कि अमेरिका में कैसे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के। तो जब हम स्टार्ट करते कोई भी आंसर, आपको इंट्रोडक्शन देना है, राइट। आपको फर्स्ट पैराग्राफ आपका हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा, उससे आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया कि जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात कर रहे हैं यूएस में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं ओवर द डेकेड्स, जहाँ पे हम इमिग्रेशन पॉलिसीज में एक चेंज देखने को मिला है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों के लिए, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं कम्प्लीटली। जब हम बात करते हैं मॉडेस्ट बिगनिंग्स की अर्लियर 20th सेंचुरी में, तो इंडियन डायस्पोरा उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ यूएस के अंदर अभी इंडियंस की देखने को मिल रही है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से हम बात करेंगे तो अर्ली माइग्रेशन देखने को मिली थी 1900s एंड 1940s में, राइट। जहाँ पे अर्ली माइग्रेशन क्या, बेसिकली जो पंजाबी एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे वो वेस्ट कोस्ट में जाके सेटल हो रहे थे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, बेसिकली जो इमिग्रेशन लॉज थे वो एक्सक्लूजनरी थे, मतलब कि वो इतने ज़्यादा वेलकमिंग नहीं थे, और लिमिटेड सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी थी जब पंजाबी एग्रीकल्चरल वर्कर्स मूव हुए थे विद इन द यूएस। देन उसके बाद जब 1940s टू 60s का हम टाइम पीरियड देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज, जैसे एशियन एक्सक्लूजन एक्ट 1924 में, इस तरीके की जो पॉलिसीज थी, तो इंडियन इमिग्रेशन उससे स्लो हो गई थी। और बट तब भी एक स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और प्रोफेशनल्स का आना हुआ देखा जा रहा था, बट वो नंबर्स बहुत कम थे। बिकॉज ऐसी अगर पॉलिसीज आ रही हैं, एशियन एक्सक्लूजन एक्ट, तो एशियंस एंड ऑफ कोर्स इंडियंस आर एशियंस ओनली, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे यूएस में आना। बट एक स्लो मूवमेंट तब भी कुछ लोग तब भी मूव हो रहे थे, तो एक बहुत स्लो मूवमेंट, स्लो माइग्रेशन देखने को मिल रही थी इंडियन डायस्पोरा की विद इन यूएस। देन पोस्ट 1965 इमिग्रेशन रिफॉर्म्स देखने को मिले, जहाँ पे इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1965 के दौरान जितने भी रेशियल कोटास थे उनको एलिमिनेट कर दिया। कोई भी रेशियल पॉलिसीज थी रेस के, मतलब कि कलर के बेसिस के ऊपर, उनको हटा दिया गया था। और स्किल्ड प्रोफेशनल, स्टूडेंट, फैमिली स्पॉन्सर्ड इमिग्रेंट्स को माइग्रेट करने के लिए एक मूव देखा गया था, बिकॉज नाउ पीपल वर फीलिंग मोर कंफर्टेबल। अब उनको लग रहा था कि हाँ, और भी ज़्यादा वेलकमिंग हो रही है यूएस स्टेट, वी शुड मूव। तो एक मूवमेंट इस दौरान देखने को मिला था पोस्ट 1965। और जो ये मूवमेंट थी, ये ज़्यादा क्या देखने को मिल रही थी, हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड इंडियंस आ रहे थे मेडिसिन, इंजीनियरिंग और एकेडमिया जैसी फील्ड में, राइट। तो ये प्रोफेशनल्स, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल की मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिल रही थी। नाउ अब चेंजिंग पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा का, तो लेबर से प्रोफेशनल माइग्रेशन देखने को मिली। जब हम मोस्ट सिग्निफिकेंट एक चेंज देखते हैं इंडियन डायस्पोरा का, तो हम देखते हैं कि अनस्किल्ड लेबर से के कंपैरिजन में हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल ज़्यादा मूव हो रहे थे। 1960 टू 1980s में इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इन सब ने माइग्रेशन को ज़्यादा डोमिनेट किया, और यूएस में जो डिमांड थी स्किल्ड लेबर की, उसके तहत स्किल्ड प्रोफेशनल्स का जो शिफ्ट था यूएस के अंदर, इंडियन डायस्पोरा के जो स्किल्ड लेबर्स थे वो ज़्यादा देखने को मिले विद इन यूएस। नाउ 1990 से प्रेजेंट की जो अगर हम बात करें, तो आईटी सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, जिसने इंडियन प्रोफेशनल्स की माइग्रेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इन सिलिकॉन वैली, राइट, तो आईटी सेक्टर में अब
प्रेजेंट में और 1990s के बाद आईटी सेक्टर में एक जो ग्रोथ थी इंडियन प्रोफेशनल्स की, इंडियन डायस्पोरा में इंडियन प्रोफेशनल्स दैट टू इन आईटी सेक्टर में उनकी ग्रोथ माइग्रेशन ज़्यादा देखने को मिली विद इन यूएस। नाउ डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुए, एक तो एजुकेशनल लेवल। जब हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, तो मोस्टली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स आ रहे थे यूएस में, जहाँ पे एक जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन था वो एडवांस डिग्रीज लिया हुआ था। तो एजुकेशनल लेवल्स में चेंजेस देखने को मिले, इनकम लेवल्स चेंज हो गई, क्योंकि अगर हम इंडियन अमेरिकन्स की बात कर रहे हैं तो उनके पास हाईएस्ट मीडियन हाउस होल्ड इनकम है एज कम्पेयर टू अदर यूएस एथनिक ग्रुप्स, राइट। मतलब कि जो इंडियंस है अमेरिका में वो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, और ये जो सोशो इकोनॉमिक सक्सेस है ये देखने को मिलती है। सो दैट्स वाई जो डायस्पोरा है यूएस का, इंडियन आईटी सेक्टर प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर का, उसमें एक इंक्रीज देखने को मिला। नाउ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन चैनल्स, तो H1B वीज़ा प्रोग्राम लाए गए, जहाँ पे 1990s में एक देखा गया कि इंडियन आईटी वर्कर्स बहुत ज़्यादा आए यूएस में थ्रू H1B वीज़ा प्रोग्राम, जिसने कि इंडियंस के लिए बेनिफिट्स क्रिएट गए या फिर एक ईज हो गई इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इस वीज़ा कैटेगरी में मूव होने के लिए। फैमिली रीयूनियनिफिकेशन देखा, जहाँ पे जितनी भी माइग्रेशन हो रही थी वो ज़्यादातर फैमिली स्पॉन्सरशिप के थ्रू हो रही थी। मान लो अगर एक पर्सन आ रहा है तो उसके उसके थ्रू उसकी पूरी फैमिली भी आ रही थी, तो इंक्रीज्ड माइग्रेशन हो रही थी फैमिली स्पॉन्सरशिप के थ्रू, जिसकी वजह से एक डाइवर्स डायस्पोरा देखने को मिला, जहाँ पे डिपेंडेंट्स भी थे, वो चिल्ड्रन थे, एल्डरली फैमिली मेम्बर्स भी थे। तो एक जो कैटेगरी थी जो माइग्रेशन की, वो देखने को मिली कि डाइवर्स एज ग्रुप के लोग माइग्रेट हो रहे थे फैमिली स्पॉन्सरशिप कैटेगरी के अंदर। वहीं पे स्टूडेंट्स भी बहुत मात्रा में यूएस में माइग्रेट हो रहे थे, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए यूएस जा रहे थे, जिससे कि जो डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा यूएस के अंदर वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था। काफ़ी सारे ऑप्शंस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस में थे आफ्टर एजुकेशन स्टे करने के लिए, इसलिए ये एक उनको पॉजिटिव बेनिफिट भी लग रहा था कि अगर हम पढ़ाई के लिए जाएंगे देन वी कैन फर्दर स्टे विद इन यूएस, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। ना फोर्थ आ जाता हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जब हम बात करते हैं इंडियन अमेरिकन्स की, तो हम देखते हैं कि प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा इमर्ज होके आए हैं इंडियंस के, जिसने यूएस की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है थ्रू स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट। जब हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स बहुत हाई नंबर है वहाँ पे, और यूएस की इकोनॉमी में टेक इंडस्ट्री में वो बहुत एक बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करते हैं। सुंदर पिचाई का एग्जांपल आप सबको पता है, राइट। सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई गूगल के हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जब हम इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स या फिर यूएस टेक इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन अ वेरी हायर पोजीशंस। वहीं पे स्मॉल बिजनेसेस काफ़ी सारे इंडियन इमिग्रेंट्स ने सेटअप कर लिए थे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, गैस स्टेशन हो, या फिर रिटेल स्टोर्स हो। तो इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो इंडियंस की यूएस में देखी गई। फिफ्थ आ जाता है हमारा कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसे हुई कि जितना भी इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई इंडियन क्यूजीन के लिए, एज वेल एज फेस्टिवल्स, क्योंकि दिवाली बहुत ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं पे बॉलीवुड भी यूएस में, बॉलीवुड का बूम, बॉलीवुड का क्रेज यूएस में भी देखा गया। ऑल्सो उसका एक कंट्रीब्यूटर इंडियन डायस्पोरा था। ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अब इंक्रीजिंगली एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इंडियन अमेरिकन्स ने आगे आए, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अगर हम बात करते हैं अभी की, बिल्कुल कमला हैरिस की जो वाइस प्रेसिडेंट थी, राइट, या फिर परिमला जयपाल, वो कांग्रेस वुमेन थी। तो ये भी अब यूएस में एक रिप्रेजेंटेशन इंडियन लोगों का भी देखने को मिल रहा था। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज वेल इंडियन डायस्पोरा का शोकेस हो रहा था विद इन द यूएस। ना जोग्राफिकल डिस्पर्शन में क्या आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जब इनिशियली हम कंसंट्रेशन की बात करते तो इंडियन ज़्यादातर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या टेक्सास में ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, बिकॉज वहीं पे स्किल्ड जॉब ज़्यादा थी। लेकिन अगर आज की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन डायस्पोरा, मतलब कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो ऑल ओवर द यूएस डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो, चाहे सब अर्बन एरियाज़ हो, राइट, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जोग्राफिकल डिस्पर्शन में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है ऑल अराउंड द यूएस ऑफ इंडियन डायस्पोरिक।
कम्युनिटी। सेवेंथ आ जाता है कि चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं। एक तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, काफ़ी ज़्यादा टाइटनिंग हो गई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की, और H1B वीज़ा के ऊपर भी लिमिट लगा दी गई थी, जिसकी वजह से एक लोगों के अंदर अनसर्टेनिटीज़ आ गई थी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए, बिकॉज अगर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो उनके पास ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा मूव करने के लिए विद इन यूएस। सेकेंड आ जाता है रेसिज्म एंड जीनोफोबिया। अब काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के, हेट क्राइम्स हो रहे थे इंडियन अमेरिकन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से ये जो चैलेंजेस थे रेसिज्म के वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से एक डर आ गया था लोगों के अंदर वेदर टू मूव टू यूएस और नॉट। थर्ड आ जाता हमारे जनरेशनल डिफरेंसेस। अब जो सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन थे, राइट, जो मतलब जिनके पेरेंट्स मूव हो गए थे एंड जो बॉर्न एंड बॉटअप यूएस में हुए, तो वो जो डुअल आइडेंटिटीज वाले जो कॉन्सेप्ट उनका क्रिएट हो गया था, राइट। डुअल आइडेंटिटीज मतलब वो इंडियन वाली कल्चर वैल्यूज भी अपनी ले रहे थे, एज वेल एज साथ में वो अगर अमेरिका में बॉर्न एंड बॉटअप है तो वहाँ के भी कल्चर और वैल्यूज से वो इन्फ्लुएंस थे। तो ये जो डुअल आइडेंटिटीज थी उनकी, वो अपने आप को इंडियन भी फील करते थे, अमेरिकन भी फील करते थे, तो वो ब्लेंड कर रहे थे इन कल्चर्स को, इंडिया को और अमेरिका को। और जो उनकी जो इंटरजनरेशनल जो टेंशन थी वो भी इंक्रीज होती हुई दिख रही थी, बिकॉज उन दोनों, अगर वो दोनों आइडेंटिटी बैलेंस नहीं करेंगे तो ना ही तो वो बाहर अच्छे से सोशली घुल मिल सकते, राइट। अगर वो नहीं करेंगे देन घर पे दे विल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट। तो ये जो डिफरेंसेस थे सेकेंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन के लिए, काफी ज्यादा इश्यूज उनको फील हो रहे थे। ओके, ना सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जब हम देखते हैं इंडियन डायस्पोरा का विद इन यूएस, तो हम देखते हैं एथनिक आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन एक देखने को मिली, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज मेंटेन करके रखे, वहीं पे वो अमेरिकन सोसाइटी में भी अच्छे से घुल मिल गए। जब हम बात करते हैं कल्चरल हाइब्रिडिटी की, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम इंडियन डायस्पोरा देखते हैं अमेरिकन सोसाइटी में। वहीं पे जितनी भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे टेम्पल हो, कल्चरल एसोसिएशन हो, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने में। ट्रांसनेशनलिज्म, अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, तो वहाँ पे मैंने ट्रांसनेशनलिज्म की बात की है। तो ट्रांसनेशनलिज्म क्या है कि इंडियन डायस्पोरा ने अपनी ट्रांसनेशनल टाइज, मतलब कि इंडिया के साथ भी एक टाइज मेंटेन करके रखी, चाहे तो वो रेमिटेंसेस, मतलब कि अपनी फैमिली को फंड सेंड करने हो, या फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी हो विद इन इंडिया, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करना हो, चाहे तो वो वोटिंग के थ्रू हो गया या फिर किसी भी मूवमेंट्स के अंदर उनको अपना सपोर्ट शोकेस करना हो। तो ट्रांसनेशनलिज्म, लाइक इंडिया डायस्पोरा के ने, जो इंडियंस जो यूएस में मूव हो रखे थे, उन्होंने अपने इंडिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म करके रखे थे। ना थर्ड आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द नॉलेज इकोनॉमी। अभी जो इंडियन डायस्पोरा मूव हुआ था इतना ज़्यादा हाई नंबर में टू यूएस, तो ग्लोबलाइजेशन उसका कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे जो इंक्रीजिंग डिमांड थी नॉलेज वर्कर्स की, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, उन्होंने एक ग्लोबल लेबर मार्केट के साथ इंटरकनेक्टेडनेस शो की। मतलब कि कैसे शो की, अगर लेबर मार्केट के अंदर, ग्लोबल लेबर मार्केट के अंदर हाईली प्रोफेशनल एजुकेटेड लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिला है, जहाँ पे वो पढ़ाई को सीरियसली लेके नॉलेज सेक्टर में, जॉब सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन शोकेस कर रहे थे विद इन द अमेरिकन सोसाइटी। वहीं पे फोर्थ हमारा आ जाता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। अब जितना भी इंडियन डायस्पोरा की सक्सेस हो रही थी, लेकिन उतने ही चैलेंजेस और स्टीरियोटाइप्स देखने को मिल रहे थे इमिग्रेंट्स के, जो कि हाईलाइट कर रहे थे उनके कंट्रीब्यूशन यूएस सोसाइटी में, जहाँ पे और भी ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म और इमिग्रेशन रिफॉर्म आते हुए दिखे। अगर कोई भी कम्युनिटी आ रही है और वो किसी की भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है कंट्री के में, तो उस कंट्री को भी लगेगा कि यस, डिफरेंट कल्चर के लोग हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं, हमारी कंट्री के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे थे विद इन यूएस, जहाँ पे और भी अच्छे से वेलकम किया जा रहा था ऑफ इंडियन कम्युनिटीज, ऑफ इंडियन पीपल विद इन द यूएस। नाउ लास्ट हमारा पैराग्राफ रहेगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है, आप हेडिंग डाल के अंडरलाइन करके कंक्लूजन अपनी लिखोगे। जब हम बात करते हैं कि कैसे इंडियन डायस्पोरा चेंज हुआ यूएस सोसाइटी में, तो हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन पॉलिसीज का कितना बड़ा इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, उसका पॉजिटिव वे में इंडियन डायस्पोरा यूएस के अंदर शिफ्ट होता हुआ एक दिखा गया। जब हम लेबर माइग्रेंट्स की बात करते हैं,
तो हम देख रहे थे कि पहले के टाइम पे लेबर माइग्रेंट्स गए थे, बट धीरे धीरे कैसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने लग गई, और कैसे इंडियन डायस्पोरिक लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे थे, एज वेल एज अमेरिकन कल्चर को भी वो अपने एक ब्लेंड करके, और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अपनी शो कर रहे थे, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा शो कर रहा है कि कितने डायनेमिक कम्युनिटी होने के बावजूद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, अपने हेरिटेज के साथ, अपनी ओरिजिन कंट्री के साथ कैसे टाइज मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो इवोल्यूशन है, ये ना कि अमेरिकन सोसाइटी के लिए एनरिचिंग है, लेकिन ये ट्रांसनेशनल लिंक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है इंडिया और यूएस के बीच में। तो ये हमारा आंसर था कि कैसे इंडियन डायस्पोरा यूएस में कैसे चेंज हुआ है थ्रू आउट द ईयर्स, और क्या क्या इन्फ्लुएंसेस देखने को मिले हैं, क्या क्या चेंजिंग पैटर्न्स हमारे इंडियन डायस्पोरा के हमें देखने को मिले हैं विद इन द यूएस। सो नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, बहुत इजी लैंग्वेज में था। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। काफ़ी सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर आप करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। नाउ आई विल सी यू विद क्वेश्चन 9। तब तक study well, study hard, and all the very best for your exam. I will see you very, very soon.